तो द्रव्य गुण के अंदर हमारा जो पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा भेषज अवचारणीय। तो आज हम अपना चैप्टर देखेंगे भेषज अवचारणीय। भेषज और अवचरण दो वर्ड्स हैं इसके अंदर। अवचरण का मतलब होता है प्रयोग करना, भेषज यानी कि औषध। तो औषध का प्रयोग करते समय हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं वो सारी चीज़ें भेषज अवचारणीय के अंदर आती हैं। भेषज का प्रयोग या फिर अवचरण, जो मनुष्य औषध का निर्णय करने में दूष्य, देश, बल, काल, अग्नि, प्रकृति, वय, सत्व, सातम्य, आहार और रोग, इन सभी चीज़ों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की अति सूक्ष्म विवेचना करता है, इनका बहुत ही माइन्यूट स्टडी करता है, वही इन सब की माइन्यूट स्टडी करके जो चिकित्सा में प्रवृत्त होता है वो जो है कभी भी असफल नहीं होता, यानी कि उसको सफलता जो है निश्चित रूप से मिल ही जाती है। तो भेषज यानी कि जो हमारी औषध है उसका प्रयोग हम रोगों के निवारण के लिए करते हैं। इसीलिए किसी भी रोग में औषध देते समय हमें किन किन बातों का विचार करना चाहिए वो बताई हैं। उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। रोगी से संबंधित कौन कौन सी चीज़ों का विचार करेंगे, रोग से संबंधित किन किन चीज़ों का विचार करना है, भेषज यानी कि औषध से संबंधित किन किन चीज़ों का विचार करेंगे वो। और फोर्थ पॉइंट है अन्य। अन्य के अंदर हम विचार करते हैं भेषज काल का, यानी कि औषध किन किन समय पर देनी है उस चीज़ का, और भेषज प्रयोग करने के कौन कौन से मार्ग हैं, यानी कि ओरली देंगे या रेक्टली देंगे, इन सभी चीज़ों का जो विचार है वो इसके अंदर आता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रोगी से संबंधित। रोगी से संबंधित हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। तो किसी भी औषध की मात्रा का निर्धारण करने के लिए रोगी के अंदर कौन कौन से दोष हैं, उसकी अग्नि की स्थिति कैसी है, उसका बल कैसा है, उसकी वय यानी कि उसकी एज क्या है, और काल कौन सा चल रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, और रोगी का सत्व यानी कि मानसिक बल कितना है, इसके आधार पर जो है हम औषधि की मात्रा का निर्धारण करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है दोष और दूष्य के अकॉर्डिंग। अगर रोगी के अंदर दोष अधिक मात्रा में कुपित है तो हम अधिक मात्रा में औषधि का प्रयोग करेंगे। अगर अल्प दोष प्रकोपित हैं तो औषधि की अल्प मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और दूष्य की अगर बात करें, यानी कि हमारे धातु और मल जो रस रक्त आदि धातुएं हैं, अगर ये अधिक मात्रा में दुष्ट हैं तो हम अधिक मात्रा में औषध देते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कोष्ठ। अगर क्रूर कोष्ठी व्यक्ति है या फिर पूर्ण कोष्ठ है तो इनमें जो है वात की प्रधानता होती है, इसलिए हम औषधि की अधिक मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मृदु कोष्ठी व्यक्ति है तो उसे जल्दी विरेचन हो जाता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा को वो पचा नहीं पाता, इसलिए उसके लिए हम अल्प मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो क्रूर कोष्ठ और पूर्ण कोष्ठ में जो है औषधि की अधिक मात्रा का प्रयोग, क्योंकि उन्हें जल्दी विरेचन नहीं होगा, और मृदु कोष्ठ में या रिक्त कोष्ठ में जो है अल्प मात्रा का प्रयोग करेंगे। मध्यम कोष्ठ है तो हम मध्यम मात्रा का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है प्रकृति। अगर रोगी की वात या कफज प्रकृति है तो अधिक मात्रा में औषध का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पित्तज प्रकृति है तो उसे शीघ्र विरेचन हो जाता है, इसलिए अल्प मात्रा का प्रयोग हम करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा लिंग। पुरुषों में जो है औषधि की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जा सकता है। स्त्री है या गर्भिणी है या सूती का यानी कि पोस्टनेटल पीरियड में, या ऋतुकाल यानी कि फर्टाइल पीरियड में जो औषधि की अल्प मात्रा है हम वो प्रयोग करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है अग्नि। अगर रोगी की अग्नि जो है वो तीक्ष्ण है तो हम अधिक मात्रा में औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो अधिक मात्रा में उसको पचा पाएगी। अगर अग्नि मंद है और वो भोजन को ही नहीं पचा पाएगी तो औषधि की जो मात्रा है वो हम अल्प ही रखेंगे, ताकि वो जल्दी से पाचन हो जाए। अगर सम अग्नि है तो औषधि की मात्रा भी कैसी रहती है, सम रहती है। सिक्स्थ पॉइंट है सत्व। सत्व यानी कि मानसिक बल। अगर रोगी जो है प्रवर सत्व वाला है यानी कि मेंटली स्ट्रोंग है तो हम औषधि की अधिक मात्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं, मध्यम मात्रा का भी और हीन मात्रा भी, वो हम रोग के अकॉर्डिंग देखेंगे। दूसरा है मध्यम सत्व। मध्यम सत्व है तो मध्यम मात्रा का प्रयोग करेंगे। अवर या फिर हीन सत्व है तो अल्प मात्रा का जो है प्रयोग किया जाएगा। देन है हमारा बल। अगर प्रवर बल वाला व्यक्ति है यानी कि शारीरिक रूप से वो बलवान है तो हम उसके लिए औषधि की तीक्ष्ण मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। मध्यम बल है तो मध्यम मात्रा का प्रयोग करेंगे। अगर अवर बल है तो मृदु मात्रा का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। बलवान रोगी में औषधि की मात्रा ज़्यादा देंगे, दुर्बल रोगी में कम मात्रा देंगे।
वय यानी कि एज के अकॉर्डिंग हम देखें तो औषधि की जो पूर्ण मात्रा है यानी कि फुल डोज जो है वो मध्यम वय के लिए यानी कि एडल्ट्स के लिए होती है। बालक या फिर वृद्ध हैं उनके लिए हम आंशिक मात्रा का यानी कि कुछ मात्रा का ही प्रयोग करेंगे, फुल डोज उनको नहीं दी जाती है। उसके बाद जो शारंगधर हैं और योग रत्नाकर हैं उन्होंने बताया है कि एज के अकॉर्डिंग औषधि की मात्रा कितनी प्रयोग करनी चाहिए। तो ये टेबल में हम देखते हैं जन्म से लेकर अगर 1 महीने तक का बच्चा है तो उसके लिए एक रत्ती यानी कि 125 mg डोज का जो है यूज़ किया जाता है। और सिर्फ औषधि उसको नहीं दी जाएगी, उसको जो औषधि है वो दूध, मधु या घृत, मिश्री इनके साथ मिलाकर दी जाती है। तो 1 माह का बच्चा था तो हमने एक रत्ती की डोज यूज़ की। अगर 2 माह का है तो 2 रत्ती यूज़ करेंगे, 3 माह का है तो 3 रत्ती यूज़ करेंगे। इस तरह से जब वो 12 माह का हो जाता है तो हम 12 रत्ती की डोज यूज़ करते हैं। तो 2 माह से लेकर 1 वर्ष तक यूज़ करेंगे 2 रत्ती से 12 रत्ती, हर महीने एक एक रत्ती हम बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद 12 महीने का बच्चा है तो 12 रत्ती यूज़ करेंगे। 12 रत्ती जो है वो 1 माशा के बराबर होती है। 1 माशा यानी कि 1 ग्राम के बराबर हो जाती है। तो 1 वर्ष में हम यूज़ करेंगे 1 माशा की डोज। 2 वर्ष का है तो यूज़ करेंगे 2 माशा, 3 वर्ष है तो 3 माशा। इस तरह से हर साल एक एक माशा की डोज बढ़ाते जाएंगे, कब तक? 16 साल तक। तो 16 साल की एज में होगी 16 माशा, प्रत्येक वर्ष एक एक माशा बढ़ाते जाएंगे। और 16 माशा जो है एडल्ट्स के लिए डोज रहती है। उसके बाद ये फिक्स हो जाती हैं। फिर जो 70 वर्ष हैं उसके बाद ये जो 16 माशा है इसमें से हम एक एक ग्राम एक एक माशा जो है वो घटाते जाते हैं। यही 16 माशा जो है 70 वर्ष तक हम यूज़ करते हैं। और ये जो ऊपर वाली डोजेस बताई हैं ये मात्रा जो है कल्क, चूर्ण व अवलेह के लिए होती हैं। 16 ग्राम की जो एडल्ट्स के लिए डोज बताई है वो है कल्क, चूर्ण और अवलेह के लिए। लेकिन अगर हमने क्वाथ यूज़ करना है, स्वरस या फिर फांट यूज़ करना है यानी कि जो हमारी लिक्विड चीज़ें हैं तो ये मात्रा हम कितनी लेते हैं, इसकी 4 गुना लेते हैं। 9वां पॉइंट आता है सातम्य या फिर अभ्यास। ओक सातम्य द्रव्य, कोई भी औषध है वो रोगी को सातम्य हो गई है क्योंकि वो उसको डेली यूज़ कर रहा है तो वो औषध अपना प्रयोग दिखाए इसके लिए हम जो है अधिक मात्रा में उसका यूज़ करेंगे। कोई भी द्रव्य है वो सातम्य है मतलब कि नॉर्मली हम उसको इनटेक कर रहे हैं वो मध्यम मात्रा में यूज़ करेंगे। असातम्य द्रव्य है जो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते उसके लिए अल्प मात्रा से ही काम चल जाता है। कुछ द्रव्य होते हैं जैसे कि मादक या फिर विषाक्त द्रव्य, उसको अगर डेली यूज कर रहे हैं तो वो प्रकृति के अनुसार सातम्य हो जाते हैं। और इसलिए औषध के कर्म हेतु इन द्रव्यों का योग जो है अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। देन 10वां पॉइंट आता है देश। किस देश में रोगी रह रहा है? अगर उष्ण देश का रोगी है वो उष्ण जगह पर रहता है तो शीत द्रव्य जो है हम अधिक मात्रा में यूज कर सकते हैं। अगर शीत देश का रोगी है तो उष्ण द्रव्य जो है वो अधिक मात्रा में यूज किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आता है रोग से संबंधित। रोग से संबंधित किन की चीज़ों का विचार करना चाहिए? तो सबसे पहले हम व्याधि का ज्ञान करेंगे। व्याधि के अंदर कौन कौन से दोष की प्रधानता है, इसका ज्ञान होने के बाद ही हम जो है औषधि का चयन करते हैं। कौन उस दोष के शमन या फिर शोधन के लिए हम कौन सी औषधि यूज करेंगे। व्याधि की अवस्था के अनुसार हम देखते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा गंभीर व्याधि है तो हम अधिक मात्रा में औषध का प्रयोग करते हैं। अगर सामान्य व्याधि है तो अल्प मात्रा से ही काम चल जाता है। रोग अगर गंभीर है और बलवान रोगी है तो हम औषधि की अल्प मात्रा दे दी तो उससे प्रभाव नहीं दिखाई देगा। यानी कि अगर रोग बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और रोगी भी जो है बलवान है तो उससे अल्प मात्रा से वो रोग जो है वो ठीक नहीं होगा, कोई भी एक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर क्षुद्र रोग है यानी कि रोग भी कम मात्रा में है और रोगी भी दुर्बल है और हमने अधिक मात्रा में औषध का प्रयोग किया तो उससे बहुत ज़्यादा उपद्रव हो सकते हैं। इसीलिए औषध की मात्रा इतनी होनी चाहिए जो दोषों का सम्यक रूप से संशोधन या फिर संशमन कर दे लेकिन धातुओं पर कोई भी हानिकारक प्रभाव ना डाले। देन व्याधि का काल कौन सा है उसके अनुसार हम औषधि कैसे देते हैं। अगर नवीन व्याधि है यानी कि अभी अभी उत्पन्न हुई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है और उपद्रव भी नहीं है तो औषधि की अल्प मात्रा से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर नवीन व्याधि में उपद्रव आ गए हैं तो
औषधि की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है। अगर व्याधि जीर्ण हो गई है यानी कि कुछ समय पुरानी हो गई है लेकिन उसमें उपद्रव नहीं आए हैं, तो अल्प मात्रा की जगह हम मध्यम मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर जीर्ण व्याधि में उपद्रव आ गई हैं तो औषधि की मात्रा अधिक देनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है दोष एवं दूष्य के अनुसार। अगर व्याधि के अंदर बहुत सारे दोष इन्वॉल्व हैं तो अति मात्रा में औषधि का यूज करना पड़ेगा। अगर अल्प दोष से युक्त व्याधि है तो औषधि की मात्रा भी कैसी रहेगी, अल्प रहेगी। अगर दोषों की संख्या अधिक है और दोष से भिन्न प्रकृति है, अगर मान लो कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट है और जो हमारी औषधि है वो कैसी है, रुक्ष है, तो हम अति मात्रा में उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाएगी। लेकिन अगर दोषों की संख्या कम है और दोष के समान प्रकृति वाली औषधि है यानी कि वात दोष कुपित है और रुक्ष औषधि है, तो अल्प मात्रा में ही उसको यूज करेंगे, नहीं तो वात दोष जो है उस रुक्ष औषधि के कारण बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा भेषज से संबंधित। औषधि से संबंधित हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं वो आ जाता है भेषज संबंधित में। मात्रा, सबसे पहले है मात्रा। मात्रा ही चिकित्सा का जो है मूल होता है। चिकित्सा कार्य करने में औषधि की मात्रा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि भेषज की अल्प मात्रा रोग पर जो है अभिष्ट प्रभाव नहीं डालती है। यानी कि अल्प मात्रा जो है रोग को ठीक नहीं करेगी और अधिक मात्रा जो है वो उपद्रव उत्पन्न कर देगी। इसीलिए मात्रा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है भेषज के घटक द्रव्य। कल्प की मात्रा उसके घटक द्रव्यों पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी औषध के अंदर हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है हम औषध देते हैं। इसीलिए जो हमारी हर्बल मेडिसिन होंगी, वानस्पतिक कल्प, वो जो है हम अधिक मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेप्ट विषैले, एक्सेप्शन क्या है, विषैले पौधे, उनको जो है हम अल्प मात्रा में ही यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी रस औषधियाँ होती है, मिनरल प्रिपरेशंस होती हैं, उनको हम कम मात्रा में ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद है भेषज की प्रकृति। अगर औषधि जो है वो तीक्ष्ण वीर्य वाली है तो उसका अल्प मात्रा में प्रयोग करेंगे। अगर औषधि मृदु वीर्य वाली है तो उसका अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। देन है भेषज निर्माण विधि। आचार्य चरक ने बताया है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर विषैले द्रव्यों को भी हम अच्छी तरह से संस्कार करके यूज़ करेंगे तो वो उत्तम भेषज, उत्तम औषधि की तरह कार्य कर सकती हैं। लेकिन अगर हमने उत्तम औषधि भी युक्तिपूर्वक प्रयोग नहीं की तो वो भी विष के समान हानिकारक होती है। भेषज के दुष्प्रभाव। जिस औषधि के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम जो है ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करेंगे। देन है संभावित द्रव्य अन्न ऊर्जिता, यानी कि किसी भी ड्रग से आपको एलर्जी है तो उस औषधि का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके समान कर्म वाली दूसरी औषधि का प्रयोग जो है वो किया जाता है। देन फोर्थ पॉइंट आता है अन्य। अन्य के अंदर हमारे दो पॉइंट्स है, भेषज काल एंड भेषज प्रयोग मार्ग। भेषज काल के अंदर क्या है, चिकित्सा जब भी हम करते हैं तो उसमें निश्चित समय पर ही औषधि देते हैं। वो जो निश्चित समय होता है उसे जो है भेषज काल कहते हैं। तो भेषज काल किसने कितने बताए हैं, आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, और अष्टांग हृदय में जो है 10 भेषज काल बताए गए हैं। अष्टांग संग्रह ने जो है 11 बताए हैं और शारंगधर ने जो है 5 बताए हैं। ये भेषज काल एक बार देखते हैं। ये टेबल हम बाद में देखेंगे किसने कौन कौन से माने, पहले इनका मतलब देख लेते हैं। तो औषध सेवन करने के लिए कौन कौन से काल हैं, अभक्त, यानी कि सुबह खाली पेट जो हम औषध देते हैं वो क्या है, अभक्त। भक्त यानी कि भोजन, और यानी कि हमने कुछ भी नहीं खाया है, प्रातः काल खाली पेट दी जाने वाली औषध क्या है, अभक्त होती है। तो अभक्त औषधियाँ जो हैं उनका यूज़ किया जाता है कफ की अधिकता में। तो अगर हमने भोजन का इनटेक नहीं किया है, तो अगर हमने खाना नहीं खाया है तो वो सीधा जो है कफ का नाश करती है अभक्त औषधियाँ। और जो बालक, वृद्ध और स्त्री हैं इनके अंदर अभक्त का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये कर्षण करने वाली होती है। दूसरी है प्राग भक्त, यानी कि भोजन खाने से तुरंत पहले जो औषधि का सेवन करते हैं वो क्या है, प्राग भक्त। भक्त यानी कि खाना, प्राग यानी कि पहले, भोजन के तुरंत पहले क्या खाएंगे, प्राग भक्त। देन है हमारे मध्य भक्त। मध्यम भक्त, भक्त यानी कि खाना,
मध्यम यानी कि बीच में, यानी कि आपने आधा खाना खा लिया है, उसके बाद औषधि ले रहे हैं, उसके बाद आधा बचा हुआ खाना खा रहे हैं। ये हो गया हमारा मध्य भक्त। अधो भक्त, भोजन के तुरंत बाद औषधि का सेवन करना, अधो यानी कि बाद में। देन है सभक्त, स यानी कि साथ में, भोजन के साथ मिलाकर औषधि का सेवन करना क्या है, सभक्त। अंतर्भक्त यानी कि दो खानों के अंतर यानी कि बीच में, पूर्व आहन में किए हुए भोजन के पच जाने पर मध्याह्न में औषध देना। आहन यानी कि दिन में, पूर्व यानी कि पहले पार्ट, जो दिन का पहला पार्ट है उसमें भोजन कर लिया, वो भोजन जब पच गया तो मध्याह्न यानी कि दिन के मध्य में औषधि का सेवन कर लिया, और जब वो औषधि पच गई उसके बाद अपर आहन में पुनः भोजन कर लिया, तो ये क्या है हमारा अंतर्भाग। सामुदक, सामुदक का मतलब होता है एक तरह से सैंडविच टाइप में, खाने से पहले भी औषध ले रहे हैं, खाने के बाद भी औषध ले रहे हैं, खाना औषध और खाना इस तरह से एक सैंडविच की तरह होता है सामुदक औषध सेवन काल। देन है मोहर मोहर, यानी कि बार बार औषधि का सेवन करना, सग्रास यानी कि ग्रासों के साथ मिलाकर औषधि का सेवन करना। सभक्त और सग्रास में जो है डिफरेंस होता है, सभक्त यानी कि पूरे खाने के साथ हमने औषध मिला ली है, और सग्रास के मतलब है एक एक बाइट एक एक कवल के साथ औषधि मिलाई है, तो वो क्या है सग्रास। ग्रास अंतर, दो ग्रासों के मध्य में औषधि का सेवन करना क्या है, ग्रास अंतर, अंतर यानी कि बीच में, दो ग्रासों के बीच में औषधि का सेवन किया क्या है, ग्रास अंतर। निशा काल यानी कि रात्रि में औषधि का सेवन करना। तो अगर अपान वायु की विकृति है तो हम प्राग भक्त यानी कि हम खाने से पहले औषध दे रहे हैं, तो अपान वायु जो है हमारी नीचे की तरफ होती है, तो हम पहले जो है औषधि का सेवन करते हैं ताकि वो नीचे की तरफ जाए, उसके बाद जो है भोजन करते हैं। तो अपान वायु की विकृति है, या फिर अधः काय को बल देना है, या फिर अधः काय के रोग हैं, तो हम प्राग भक्त औषधि का सेवन करते हैं, और कृषि करने वाली भी ये होती है। समान वायु, समान वायु जो है हमारी मेनली जीआईटी के अंदर होती है, तो पहले हम आधा भोजन कर लेंगे, आधा भोजन करने के बाद जो हम औषधि का सेवन करते हैं, तो वो जीआईटी पर इफेक्ट दिखाते हैं। कोष्ठगत कोई भी जीआईटी से रिलेटेड रोग है, या पित्तज व्याधि है, मेनली पाचक पित्त या फिर अग्नि से रिलेटेड। अगर ऊर्ध्व जत्रुगत विकार है यानी कि ईएनटी डिजीजेज हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद औषधि का सेवन करेंगे, तो औषधि जो है वो ऊपर की तरफ रहेगी, तो वो अधोभक्त, तो वो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों को ठीक कर पाएगी। देन है सभक्त, यानी कि खाने के साथ मिलाकर, अगर अरुचि है या फिर पूरे शरीर में रोग हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, बलहीन हैं या औषध द्वेषी हैं, तो उनको खाने के साथ मिलाकर औषध दी जाती है। व्यान वायु की विकृति में औषध जो है वो अंतर्भक्त यानी कि दो भोजन के कालों के बीच में दी जाती है, तो वो व्यान वायु जो है हमारे पूरे शरीर में होती है, तो वो पूरे शरीर में इफेक्ट दिखाती है। सामुद्रिक यानी कि सैंडविच टाइप में हम जो औषधि देते हैं वो किस में है, हिक्का में, कंप में, और ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में। तो ऊर्ध्व जत्रुगत में हम अधोभक्त भी दे सकते हैं और सामुदक भी दे सकते हैं। हिक्का के अंदर हम जो है मेनली मुहर मुहर वाली देते हैं, लेकिन सामुदक भी दी जा सकती है। देन है मोहर मोहर, तो जो चीज़ें बार बार होती हैं उनके लिए जो है मोहर मोहर यानी कि बार बार औषधि का सेवन करना पड़ता है। जैसे कि हिक्का, बार बार हिचकी आ रही है तो हम बार बार औषधि का सेवन करेंगे, बार बार खांसी आ रही है, बार बार जुकाम हो रहा है, तो इस तरह से बार बार औषधि का सेवन करेंगे, बार बार प्यास लग रही है, बार बार वोमिटिंग हो रही है, तो मोहर मोहर औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगर विष से पीड़ित हैं तो भी बार बार औषधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो शीघ्र फैलने वाला होता है, तो उसको रोकने के लिए बार बार औषधि का सेवन किया जाता है। सग्रास, ग्रास के साथ मिलाकर कब देंगे, जब हमें दीपन करवाना है, अग्नि को दीप्त करना है, या फिर वाजीकरण करवाना है, तो सग्रास दी जाते हैं। चूर्ण, लेह और वटी जो है इनका प्रयोग सग्रास ही किया जाता है। ग्रासांतर किस में देंगे, प्राणवायु के रोग हैं या फिर हृदय रोग हैं, तो दो ग्रासों के मध्य में दी जाती है। निशा काल, रात्रि के समय किस में सेवन करेंगे, ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में, वमन या फिर धूम आदि में जो है किया जाता है। चरक ने जो है भैषज काल, जो पश्चात काल बताया यानी कि भोजन के बाद सेवन करना, उसको भी दो में डिवाइड किया है, प्रातः पश्चात काल यानी कि सुबह के खाने के बाद, या और सायं पश्चात काल यानी कि शाम के भोजन के बाद। तो अगर व्यान वायु की विकृति है या फिर कफज रोग है तो प्रातः भोजन के बाद देंगे,
अगर उतान वायु की विकृति है तो सायं भोजन के पश्चात देते हैं। अब हम देख लेते हैं किस किसने कौन कौन से माने हैं। तो आचार्य चरक हैं, इन्होंने भी 10 बताए हैं। सुश्रुत ने भी 10 औषध सेवन काल बताए हैं। कौन कौन से वो देखते हैं। प्राग भक्त, मध्य भक्त, पश्चात भक्त, ये इन्होंने माना है। पश्चात को 2 में डिवाइड कर दिया, प्रातः और सायं। जो अंतर भक्त है वो आचार्य चरक ने नहीं माना है। अंतर भक्त सिर्फ किसने माना है, सुश्रुत ने माना है। और चरक ने पश्चात भक्त बोला, इन्होंने अधो भक्त बोला है। उसके अलावा मुहुर मुहुर, सामुदक, सभक्त, सग्रास, ग्रासांतर, प्रातःकाल और निरअन्न, इन्होंने प्रातःकाल बोला है, इन्होंने अभक्त बोला है। सेम ही बात है, सुबह बिना कुछ खाए औषधि का सेवन करना। निरअन्न यानी कि औषधि का जो है आहार से कोई रिलेशन नहीं है, आहार पे डिपेंड नहीं करती, कभी भी औषधि का सेवन किया जा सकता है। वो कौन सी होती है, निरअन्न। तो जो आचार्य चरक हैं उन्होंने निरअन्न का वर्णन किया है, और जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने अंतर्भक्त का वर्णन किया है। बाकी दोनों की संख्या जो है वो 10 ही रहती है। जो अष्टांग संग्रह हैं उन्होंने जो है 11 औषध सेवन काल बताए हैं। 11 औषध सेवन काल कौन कौन से हैं, बाकी सारे ही सारे सेम रहेंगे। इन्होंने अंतर्भक्त भी माना है और अधोभक्त भी माना है। एक एक्स्ट्रा जो इन्होंने बताया वो है क्या है, निशी यानी कि रात्रि के समय। अष्टांग हृदय में बात करें तो इन्होंने सेम ही बताए हैं। प्राग भक्त को क्या कह दिया, अन्न आदो यानी कि अन्न खाने से पहले, आदि में, आरंभ में जो है औषधि का सेवन करना। सेम प्राग भक्त है ये भी। मध्य भक्त बताया इन्होंने अंतर भक्त जो है वो नहीं बताया है। अधोभक्त को इन्होंने अंत्य भक्त कह दिया है। मुहुर मुहुर बताया है। सामुदक भी बताया है। सभक्त यानी कि खाने के साथ स अन्नम एक ही बात है। सग्रास और ग्रास यानी कि हर एक ग्रास के साथ सेम बात है। ग्रासांतर, 2 ग्रासों के मध्य में, कवलांतर 2 कवलों के मध्य में, एक ही बात है, यानी कि 2 बाइट्स के बीच में। इन्होंने अभक्त बोला है, इन्होंने बोला है अन्न अन्नम यानी कि बिना भोजन खाए, तो ये भी सेम ही बात है। और निशी इन्होंने बताया है। तो इनका जो है अंतर्भक्त नहीं है, बस बाकी सारे सेम हैं। देन जो आचार्य शारंगधर हैं उन्होंने जो है 5 औषध सेवन काल बताए हैं। सूर्योदय यानी कि सुबह उठते ही औषधि का सेवन करना। वो किस में करते हैं, वमन कराना है या विरेचन करवाना है या लेखन कराना है, तो इनके लिए जो औषधि हैं वो सुबह ही दी जाती हैं। दिवस भोजन यानी कि दिन का खाना खाने से पहले, बाद में या मध्य में जो है औषधि का सेवन करना, वो क्या है, दिवस भोजन। इसके अंदर प्राग भक्त आ जाता है, सभक्त आ जाता है, मध्य भक्त, पश्चात भक्त और सामुदक, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। सायं भोजन, सायंकाल के भोजन के साथ ग्रास में मिलाकर दे सकते हैं, 2 ग्रासों के मध्य में दे सकते हैं। अधोभक्त यानी कि खाने के बाद दे सकते हैं। मुहुर मुहुर, बार बार औषधि किस में दी जाती है, हिक्का और श्वास आदि रोगों में। निशाकाल, रात्रि के समय जो औषधि दी जाएगी वो ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में लेखन करने के लिए। भृंगण, पाचन और शमन औषधियों का प्रयोग निशाकाल में किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा औषध सेवन काल। देन है हमारा औषध प्रयोग मार्ग, यानी कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किन किन रास्तों से जो है औषधि दी जा सकती है। तो औषधि का प्रयोग किस हिसाब से किया जाता है, दोषों के अधिष्ठान के अनुसार। दोषों के अधिष्ठान के अनुसार ही जो है औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगर आमाशयगत रोग हैं तो उसमें हम मुख द्वारा औषधि देते हैं ताकि वो आमाशय में जाए। अगर शिरा प्रदेश के रोग हैं तो हम नासिका द्वारा औषधि देते हैं, क्योंकि नासा जो है वो सिर का द्वार होती है, नासा ही शीर्ष द्वार है। हम पक्वाशयगत रोग हैं तो गुदा मार्ग द्वारा औषधि दी जाती है ताकि वो इजीली वहां तक पहुंच जाए। जो हमारा शरीर है उसके अंदर 9 स्रोतस हैं, यानी कि 9 एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं। कौन कौन से हैं 9, मुख मार्ग हो गया, 2 नासिका हो गई, 2 नेत्र हो गई, 2 कर्ण यानी कि कान हो गए, गुदा और मूत्र मार्ग। तो मुख मार्ग से औषधि कब कब देते हैं, मुख मार्ग जो है औषधि प्रदान करने का सबसे मुख्य मार्ग है। ओरली ज़्यादातर औषधि जो है वो दी जाती है। मुख गुहा व गले में स्थानिक कर्म हेतु, यानी कि ओरल कैविटी की कोई भी डिजीज़ है या फिर गले में कोई भी विकार है तो उसके लिए यूज़ करते हैं गंडूश, कवल और प्रतिसारण। ये किन से होते हैं, मुख मार्ग से होते हैं। पाचन संस्थान पर कर्म हेतु, यानी कि जीआईटी की कोई भी, यानी कि जीआईटी पर कोई भी एक्शन करवाना है तो उसके लिए जो औषधि है वो मुख मार्ग से दी जाती है। अगर दीपन कराना है, पाचन कराना है या विरेचन करवाना है तो मुख मार्ग से औषधि जो है वो दी जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोई भी काम करवाना है तो जो औषधि है वो मुख मार्ग से भी दे सकते हैं,
और नासिका मार्ग से भी दे सकते हैं। अगर धूमपान करवाना है तो वो मुख मार्ग से भी हो सकता है और नासिका मार्ग से भी। अगर कंठगत रोग हैं तो किस से करवाएंगे? मुख मार्ग से। अगर ईएनटी डिजीज है तो नासिका मार्ग से धूमपान करवाते हैं। सार्वदेहिक कर्म के लिए जो अधिकांश औषधियां हैं वो मुख मार्ग से ही दी जाती हैं। देन है नासा मार्ग। अगर नस से करवाना है तो नासिका मार्ग से होता है। लंग्स पर कोई भी इफेक्ट करवाना है उसके लिए धूमपान जो यूज होता है वो नासा मार्ग से होता है। सिर पर कर्म करवाना है तो शिरोविरेचन नासा मार्ग से दिया जाता है, शिरोविरेचन या फिर नस से, एक ही बात है। नेत्र मार्ग से औषधि कब दी जाती है? जब नेत्र पर कोई भी स्थानिक कर्म करवाना होता है, जैसे कि सेक हो गया, आशोधन, पिंडी, विडाल, तर्पण, पुटपाक और अंजन। इनका प्रयोग नेत्र मार्ग से किया जाता है। ये हम आगे ईएनटी के अंदर पढ़ते हैं। कर्ण मार्ग, कर्ण धावन, कर्ण धूपन या फिर कर्ण पूरण करवाना है तो कर्ण मार्ग से औषधियाँ दी जाती हैं। गुदा मार्ग, अगर पुरुष का अनुलोमन करवाना है या फिर फलवर्ती का प्रयोग है वो गुदा मार्ग से होता है। और जो आस्थापन और अनुवासन बस्तियां हैं इनका प्रयोग भी गुदा मार्ग से होता है। अगर उस उत्तर बस्ती देनी है तो मूत्र मार्ग से। योनि मार्ग, अगर योनि धूपन करवाना है, फलवर्ती का प्रयोग, तेल पिच्चू, योनि पूरण, योनि धावन, इनका प्रयोग जो है योनि मार्ग से होता है। त्वचा मार्ग से किन किन औषधियों का प्रयोग करवाएंगे? अभ्यंग के लिए, आलेप के लिए, स्नेहन, स्वेदन की जो औषधियाँ हैं इनका प्रयोग त्वचा से होता है। देन हमारा एक टॉपिक आता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूट्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एंटरल एंड पैराएंटरल। जो एंटरल वर्ड है ये हमारी मेनली एलिमेंट्री कैनाल के लिए या इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके दो ओपनिंग्स हैं, ओरल रूट एंड रेक्टल रूट। तो हम इन दोनों से जो है ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। पैरा इंटरल रूट्स के अंदर हमारे मेनली इंजेक्शंस आते हैं और एक आता है इनहलेशन। तो इनहलेशन जो है वो पैरा इंटरल रूट है। और इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस ये जो इंजेक्शंस हैं ये पैरा इंटरल रूट्स होते हैं। सबसे पहले एंटरल की बात करें तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट्स के थ्रू दी जाएगी वो क्या है? एंटरल है। इसके अंदर ओरल आते हैं और रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। और जो सब लिंगुअल यानी कि बिलो द टंग, सब लेबियल यानी कि बिलो द लिप्स, ये भी जो है एंटरिक रूट्स माने जाते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। जो ओरल है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। जो रेक्टल है, रेक्टल के अंदर कुछ पॉइजन्स या फिर कुछ ड्रग्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मेनली यहाँ पर ड्रग्स ही हम लिखेंगे। सम ड्रग्स आर रिलेटिवली इंसर्टेड इनटू एनस वेयर दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। देन है हमारा पैरा एंट्रल रूट्स। पैरा एंट्रल रूट्स का मतलब है नॉन ओरल या फिर नॉन जीआईटी मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर आते हैं हमारे इनहलेशन। जो हम नोज के थ्रू ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो क्या है? इनहलेशन। इंट्रावेनस यानी कि वेन्स के अंदर इंजेक्शन दे रहे हैं। और तो हमने वेन्स के अंदर कोई भी ड्रग डाला है तो वो डायरेक्टली सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है, डायरेक्टली हार्ट के अंदर जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए जो इंट्रावेनस है उसका यूज़ किया जाता है। इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर का मतलब है मसल के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करना। मसल्स कौन कौन सी हो सकते हैं? अपर आर्म की, थिक की, थाई की और बटॉक की। देन है इंट्राडर्मल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द डर्मिस। जो हमारी स्किन की लेयर होती है डर्मिस, उसके अंदर ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या कहलाता है? इंट्राडर्मल। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जो हमारी डर्मिस है वो एपिडर्मिस के नीचे होती है, उसके अंदर ड्रग इंजेक्ट किया, दैट इज इंट्राडर्मल। सब क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मीन्स स्किन एंड सब यानी कि उसके अंडर, तो अंडर द फैटी टिश्यूज ऑफ द स्किन, दिस इज नोन एज सब क्यूटेनियस। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है।